बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है क्लास 6 का एक टॉपिक जिसमें फैक्टराइजेशन करनी है हमने इस किस्म के एक्सप्रेशन की, जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में याद रखिए कि आपके पास जो होगा थ्री टर्म्स होंगी या टू टर्म्स, लेकिन इसमें हम थ्री टर्म्स के एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, इसमें एक्स स्केयर, जब भी किसी एक्सप्रेशन में स्केयर आ जाए वेरिएबल की पावर, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसमें ए एक्स स्केयर, ए जो है कि कांस्टेंट 2 3 4 5 को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सेकेंड टर्म जो है वो बी एक्स, यानी यहाँ पे एक्स की पावर 1 है। तो बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और इसका साइन प्लस। इसी तरह सी जो है बगैर वेरिएबल के, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल हम मेंशन नहीं करेंगे, तो उसमें हमारे पास जो है उस टर्म को हम कहेंगे कांस्टेंट। तो अब देखिए किस तरह ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट सिचुएशन है, जिसमें आप देखें मैंने ये मेंशन भी कर दिया कि जब साइन जो है तमाम टर्म्स के पॉजिटिव, यानी ये ए एक्स स्क्वायर है, इसका साइन भी पॉजिटिव है जो कि मेंशन नहीं किया। जब हम किसी टर्म का साइन मेंशन ना करें तो इसका मतलब है उसके साथ पॉजिटिव साइन होगा। इसी तरह ये सेकंड टर्म है, इसका साइन भी ये पॉजिटिव है। ये कांस्टेंट जो है इसका साइन भी पॉजिटिव है। तो इस तरह जब किसी एक्सप्रेशन में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, तमाम टर्म्स के साइन पॉजिटिव हो, तो हमने मिड टर्म का जो प्रोसेस है वो कैसे करना है, तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। आए हम देखते हैं। इनमें हमने जो आपके पास एक्सप्रेशन वो ये है, देखिए ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इसमें सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 2 भी है क्लास 6 की, ये एक है एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन 1 का जो पार्ट ए है, अब इसमें देखिए यहाँ साइन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। इसी तरह क्वेश्चन 1 का ही पार्ट बी है, जिसमें देखें तमाम टर्म्स जो है इनके साइन पॉजिटिव है। जहाँ साइन ही मेंशन, इसका मतलब है वो पॉजिटिव। बी स्क्वायर का साइन भी पॉजिटिव है। तो एक और बात भी याद रखिए कि बी स्क्वायर हमेशा फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, और सेकंड टर्म बी जिसमें पावर 1, और थर्ड टर्म कांस्टेंट, यानी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। तो अब देखिए इन तीनों टर्म्स के साइन पॉजिटिव। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए देखते हैं। इसमें 3n स्क्वायर, पहली टर्म एन स्क्वायर है, इसका साइन पॉजिटिव। सेकेंड टर्म 10n है, इसका साइन भी पॉजिटिव। 7 का साइन भी पॉजिटिव। इसी तरह क्वेश्चन 2 का पार्ट बी है, उसमें देखिए पी स्क्वायर पहली टर्म है, पी सेकेंड, और थर्ड जो टर्म है वो सी कांस्टेंट 3 बगैर वेरिएबल के, यानी इसके साथ कोई भी पी नहीं है। तो इसका साइन देखिए फर्स्ट टर्म का पॉजिटिव, सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव, थर्ड टर्म जो है ये कांस्टेंट है, ये भी पॉजिटिव। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सी पार्ट है। फर्स्ट टर्म 4c स्क्वायर अरेंज्ड है, ऑलरेडी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। सी स्क्वायर पहली टर्म है, दूसरी में सी रेज पावर 1 आ रहा है, और जो आपके पास लास्ट टर्म है उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी बगैर वेरिएबल ए बी सी या पी या एन के, जो कि कांस्टेंट कहलाती है। फर्स्ट टर्म का साइन भी पॉजिटिव, सेकेंड टर्म का भी साइन पॉजिटिव, और थर्ड का भी पॉजिटिव। तो याद रखिए इस तरह की सिचुएशन में जब तमाम टर्म्स के साइन पॉजिटिव हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, तो फिर हमने उन्हें जब फैक्टराइज करना है तो उसके लिए जो प्रोसेस होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब आप देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड पे पहले क्वेश्चन और स्टेप्स को, कि किस तरह हमने इनके स्टेप्स को करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा वो याद रखिए, वो ये होगा कि आपने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन नंबर ये 1 मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इसमें देखिए स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1। तो आपने क्वेश्चन लिखा जो कि हमारे पास है क्वेश्चन 1, और इसका पार्ट ए स्क्वेयर प्लस 9a प्लस 8। तो स्टेप 1 में हमने ये करना है कि ए स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है। अगर कोई नंबर नहीं लिखा तो इसका मतलब है 1 है, तो हमने 1 लिया। और लास्ट जो हमारे पास कांस्टेंट है वो भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, याद रखिए इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए 1 इंटू 8, और ये रिजल्ट आएगा 8। ठीक है, इसके बाद आप इसकी कर लीजिए फैक्टराइ पॉसिबल फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब पहला फैक्टर जो है वो हमारे पास है 8 मल्टीप्लाइड बाई 1,
वो 8 के इक्वल आया हमारे पास। इसी तरह दूसरा फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्रीज कीजिए, 1 के बाद यहाँ 2 लिख लें और इसे किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से। तो 4 टू जार 8, ये भी हमारे पास है। ठीक है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है हमारे पास जिसको हम कंसीडर करें 8 के लिए। तो ये आपके पास फैक्टर्स हैं 4 और 2, 8 और 1। अब इन दोनों फैक्टर्स में से हमने चूज करने हैं वो सूटेबल फैक्टर्स जिनका, याद रखिए अगर इन दोनों नंबर्स का साइन यहाँ पॉजिटिव आए यानी दोनों पॉजिटिव है, तो वो फैक्टर्स चूज करने हैं जिनको ऐड करने से मिड टर्म है, ये वाली टर्म मिड टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है, 9। तो ये आपके पास 8 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं, देखें 8 + 1 तो ये 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास वो सूटेबल फैक्टर्स हैं जो आपके पास 9 के इक्वल है। 4 और 2 को अगर ऐड करें तो 6 आएगा, जो कि मिड टर्म में ए के कोफिशिएंट के इक्वल नहीं है। तो इसमें हमने फिर कौन से करने फैक्टर कंसीडर, याद रखिए हम वो फैक्टर कंसीडर करेंगे इस केस में जिसमें आपके पास क्या है, कांस्टेंट जो है और उस कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास पॉजिटिव साइन है उसका, 8 का। ठीक है, ये भी पॉजिटिव और 1 का ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका साइन भी पॉजिटिव। तो अब आइए हम करते हैं मिड टर्म ब्रेक। ए स्क्वायर लिखा आपने और ये जो आपके पास फैक्टर्स है 4 8 और 1, 8a + 1a = 8 9 है। तो ये आपके पास फैक्टर्स जो आएगा इन दोनों का सम वो 9 के इक्वल आएगा। तो इसमें आपने इसको लिखना है 8a प्लस आपके पास आएगा 1a। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1a यानी 8a + 1a आपके पास हो जाएंगे 9। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे 8। तो इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं, जब भी कोई वेरिएबल हो तो वो अगर सिंगल है तो उसको हम 1 नहीं मेंशन करें, उसका मतलब ही 1 है। तो अब देखिए हमारे पास ये जो आपके पास 2 है जी, ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर और ए, इन दो टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे हम और ए और 8 की दूसरी ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में देखें आप, ए जो है पावर 1 है, स्मॉल पावर 1 है, सिर्फ यही कॉमन फैक्टर। इस कॉमन फैक्टर में से आपने ए रेस पावर 1 लिया। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर अब ए है ये 2, तो इसमें से ये 1 लेस कर दीजिए जो आपने कॉमन फैक्टर की पावर ली, यानी ए आपने 2 - 1 कर लें तो आपके पास लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी। लेकिन अगर कर लें, अब कंफ्यूजन हो रही है तो जो पावर आप कॉमन लेते हैं फैक्टर की उसको माइनस कर दें इसमें से। अब ये ए रेस पावर 1 था वो हमने कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 8 बच गया, तो आपने 8 मेंशन किया, फिर आपने ये प्लस साइन मेंशन किया। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। अगर आप चाहें अपनी आसानी के लिए कि हमने क्या कॉमन फैक्टर लेना है तो 1 लिख लीजिए, 8 × 1 = 8, 1 * 8। तो हम इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बचा, 1 तो कॉमन लिया जा चुका, बाकी ए रह गया। प्लस इसी तरह इन दोनों में से आपने 1 कॉमन लिया था, बाकी क्या रह गया, 8। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लीजिए a⁻² - 1, 1 हुआ, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप खाली ए मेंशन कर दीजिए और 1 ना लिखें। ठीक है, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिए +1 और इसके बाद a + 8 लिख लें। अब ये दो एक्सप्रेशन है, ये प्रोडक्ट है ए और a + 8 का, इसके बाद प्लस साइन है, उसके बाद 1 है, उसके बाद फिर 1 और a + 8, ये दो फैक्टर्स हैं। इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारे पास a + 8 है, यानी ये एक्सप्रेशन हमारे पास कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे 8 + 1। किस तरह कॉमन लेना है, अब आप बाहर लिखेंगे a + 8 ब्रैकेट लगाए, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन इन टू टर्म में से, यानी प्लस के बाद और प्लस से पहले कॉमन है, ये कॉमन ले लिया। अब बाकी क्या फैक्टर बचा, ए, वो आपने ए इधर मेंशन किया, प्लस इन दोनों फैक्टर्स में से 1 और a + 8 में से आपने a + 8 कॉमन ले लिया, बाकी बच गया ए। तो इस तरह आपकी ये फैक्टराइजेशन होगी क्वेश्चन नंबर 1 की। और इसे हम चूंकि मिड टर्म की है ब्रेक, हमने इसकी मिड टर्म की ब्रेक की है, इसलिए हम इसे कहेंगे मिड टर्म ब्रेक का प्रोसेस। ठीक है,
फैक्टराइजेशन होगी। फैक्टराइजेशन क्या है? बेसिकली किसी भी नंबर को अगर टू या मोर देन टू फैक्टर्स की फॉर्म में लिखे तो हम उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। यानी जैसे अब हमने इस 8 को 8 वन जार 8 लिखा, 4 टू जार 8 लिखा, तो ये फैक्टराइजेशन होगी, फैक्टर्स में कन्वर्जन की प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बल्कि चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का पार्ट बी है। इसमें देखिए आपके पास बी स्क्वायर प्लस 8b और प्लस 15, सब जो तीनों टर्म्स हैं सबके सब साइन जो है, सब टर्म्स के साइन पॉजिटिव है। यहाँ पर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी। अब हमने ए बी स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो है यहाँ पे 1। इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे? हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है, इस 1 को मल्टीप्लाई किया 15 से, ठीक है। तो 1 × 15, ये हमारे पास आएगा रिजल्ट 15। अब 15 के फैक्टर्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 15 × 1 = 15, 5 × 3 = 15। अब इन दोनों फैक्टर्स, इसके अलावा और भी कोई फैक्टर पॉसिबल हो तो हम बना लेंगे, लेकिन इस केस में हमारे पास यही दो हैं फैक्टर्स इनके 15 के। एक 15 वन जार, ये फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है, इसी तरह 5 3 जार। अब इन दोनों फैक्टर्स में से वो फैक्टर्स चूज करेंगे जिनका सम, यानी तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, तो हमने वो फैक्टर्स चूज करने होते हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास मिड टर्म है। तो अब देखिए 15 और 1 को ऐड करें तो ये तो 16 है, लेकिन 5 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 8। तो इसलिए ये जो 8 है, आपने ये वाले फैक्टर्स 5 और 3 को चूज करना है। अब 8b को आपने स्प्लिट कर देना है दो पार्ट्स में, ठीक है। 8 किस किस पार्ट्स में आप स्प्लिट करेंगे? दो पार्ट्स में। अब आप देखिए, एक 5 हो गया, ए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 8 को हमने दो पार्ट्स बना लिए, में कन्वर्ट कर लिए, एक 5b प्लस दूसरा 3b इज प्लस 15। अब इन दोनों में से हमने कॉमन फैक्टर लेना है, b कॉमन फैक्टर है और यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1, जो स्मॉल पावर होती है वो हम कॉमन ले लेते हैं b। अब b यहाँ पे 2 है, इसमें से एक b कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा? 1b पावर 1 होगी, प्लस ये b जो है कॉमन लिया जा चुका है, तो बाकी कौन सा फैक्टर बच गया? 5, ये हम 5 लिख लेंगे। इसी तरह प्लस इन दोनों में से 3 जो है, 3 और 15 का कॉमन फैक्टर वो हम देखें 3। अगर आपको समझ ना आए तो आप यूं भी लिख सकते हैं, पहले 15 को फैक्टराइज कर लीजिए 5। अब इन दोनों टर्म्स में ये 3 कॉमन है, तो इस 3 को आप नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लीजिए। अगर आपको पता चल जाए कि 3 और 5 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो वो आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। इस स्टेप को अगर आप चाहें तो ना भी करें। इन दोनों में अब 3 कॉमन है, हमने 3 कॉमन लिया, बाकी क्या बचा? बी, ये प्लस साइन आएगा। 3 और 5 में से हमने 3 कॉमन लिए, बाकी क्या रह गया? फैक्टर कौन सा रहा? 5। तो इस तरह आप कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। वरना 3 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए, और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3, वो कॉमन ले लीजिए। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 आएगा 1, 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बी से मल्टीप्लाई करें 3। इसी तरह 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 15 आएगा, तो वो है 5, वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। अब इन दो टर्म्स में दो दो फैक्टर्स इन्वॉल्व है, पहला फैक्टर बी, दूसरा फैक्टर बी प्लस 5, प्लस ये सेकंड टर्म है, इसमें भी दो फैक्टर्स इन्वॉल्व है, एक 3 और दूसरा b प्लस 5। तो इस तरह हम b प्लस 5 जो है कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, तो वो हम कॉमन ले लेंगे। और ये तो कॉमन लिया जा चुका, अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया? सिर्फ b। इसके बाद ये साइन प्लस लिख लीजिए, 3 और इंटू बी प्लस 5 में से आपने b प्लस 5 कॉमन लिया, तो बाकी कौन सा फैक्टर बच गया? 3। तो ये आपके पास आ गया सेकेंड क्वेश्चन का जो प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो गया, और ये फैक्टराइजेशन होगी, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, और इसका पार्ट है ए। अब इसमें एक्सप्रेशन है 3n² और उसके बाद है +10n + 7। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट ये है कि सारी टर्म जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है।
इसके बाद जो नेक्स्ट हमने स्टेप है, वो स्टेप वन हम जो है वो ये है कि एन स्क्वेयर का कोफिशिएंट 3 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट से, यानी 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस होगा 3 × 7, रिजल्ट आएगा हमारे पास 21। यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए। फिर इसके बाद लाइन लगा लें और इसके फैक्टर्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 इज इक्वल टू 21। अब दूसरा देखिए फैक्टर्स और क्या पॉसिबल है। 7 3 जार 21, ये आपके पास आ गया। अब हमने इनमें से वो फैक्टर चूज करने हैं, ये पहला और ये दूसरा। 21 और 1 ऐड करें, क्या हमारे पास मिड टर्म आती है 10? नहीं। 21 और 1 अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 22। तो इसका मतलब हम 22 कंसीडर नहीं कर सकते, हमें तो वो टू फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करें तो 10 आए। अब हम 7 और 3 को ऐड करते हैं तो 10 आ रहा है, इसका मतलब है 10n में के लिए हम 7 और 3 ये दो फैक्टर्स चूज कर लेंगे, जिनको सम जो है वो हमारे पास आएगा 10 के इक्वल। तो हमारे पास इस तरह आपने कंसिडरेशन करनी है कौन कौन से फैक्टर्स की, 7 और 3 की। तो अब देखिए, आप ये 7 आप कंसीडर करेंगे और 3 3n² एज इट इज लिखा। 10n के पार्ट्स बनाए, यानी मिड टर्म है, इसकी हमने ब्रेक की और उसमें हमारे पास 7n + 3n आया और इसी तरह +7। अब हमारे पास इन दो टर्म्स की ग्रुपिंग की और लास्ट टू टर्म्स की ग्रुपिंग की। फर्स्ट टू टर्म्स में तो n कॉमन है, हमने n कॉमन ले लिया, बाकी 3 रह गया। ये जो कांस्टेंट है कोफिशिएंट्स, इनमें कोई भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनका कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, जो कि 1 है। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 3 रह गया। n² में से एक n बाहर आपने शिफ्ट किया, बाकी कितने बच गया? सिंगल n, यानी 2 - 1 आप कर लीजिए, बाहर की पावर को 1 कंसिडर करके 2 में से माइनस कर लो। फिर ये प्लस साइन आपने अप्लाई किया। इसके बाद ये 7n तो कॉमन लिया जा चुका, बाकी क्या बचा? 7। ये हो गया फर्स्ट टू टर्म्स की ग्रुपिंग। अब थर्ड और फोर्थ टर्म्स की ग्रुपिंग में बाज़ाहिरन तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं। ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, अब 1 लिख लीजिए बात। तो 1 × 3n 3n के इक्वल होगा, +1 × 7 7 के इक्वल रिजल्ट आएगा, यानी 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, 1 को 3n से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। तो इसलिए इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे कोई ना कोई कॉमन फैक्टर तो लिखना है, अगर कोई भी नहीं है तो आप 1 यूज करें। अब ये दो एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में टू फैक्टर्स है, n और ब्रैकेट में 3n + 7, प्लस के बाद दूसरा जो टर्म है इसमें भी दो फैक्टर्स हैं, 1 और ब्रैकेट में 3n + 7। तो हम 3n + 7 जो है ये कॉमन फैक्टर ले लेंगे, 3n + 7 ब्रैकेट। अब ये फैक्टर तो कॉमन लिया जा चुका है इन दो फैक्टर्स में से, यानी n और 3n + 7। अब इन दोनों में से n जब कॉमन ले, n 3n + 7 कॉमन लिए तो बाकी क्या बचा आपके पास ब्रैकेट में? n। फिर ये प्लस साइन लगाया आपने। अब 1 और 3n + 7 ये पूरा एक ही फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर 1 है। 3n + 7 तो हम कॉमन ले चुके हैं, अब इस प्लस के बाद क्या रह गया? कौन सा फैक्टर? 1। तो इस तरह ये क्वेश्चन 2a की भी फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर लिया। दो फैक्टर्स हैं, तो ये देखिए यहाँ पे सारे सम है और यहाँ प्रोडक्ट, तो हम इसे कहेंगे फैक्टराइजेशन, क्योंकि फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन भी यही है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, व्हेन द नंबर इज कन्वर्टेड इनटू टू और मोर देन टू फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आपके पास पार्ट बी है। अब इसमें क्वेश्चन ये है, 4p² + 8p + 3। वही पहला स्टेप ये है, पहली कंडीशन, सबसे पहले तो कंडीशन चेक करें, क्या सबके पार्ट्स तमाम टर्म्स के साइन पॉजिटिव है? ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप की फैक्टराइजेशन से रिलेटेड एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक है, सबसे पहले p² लिखा हुआ है, फिर p और उसके बाद बगैर p के, यानी कांस्टेंट। अब आपने 4 को, इसको आपने कोफिशिएंट ऑफ p² को 3 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 12। अब 12 की फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्या रिजल्ट होगा? 12 1 जार 12, इसी तरह 4 3 जार 12। ठीक है,
4 3 ज़ा 12। अब आपके पास है 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 हो गया। और 8 को अब हम कन्वर्ट कर, एक और भी फैक्टर इसके पॉसिबल है, वो है 6 2 ज़ा 12। तो अब देखिए इन थ्री में से कौन सी ग्रुप आप चूज करेंगे, फैक्टराइजेशन के चूज करेंगे एक्सप्रेशन। 12 और 1 को ऐड करें। अब याद रखिए यहाँ साइन प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, थ्री का भी। तो वो फैक्टर्स चूज करने जिनको ऐड करें तो मिड टर्म का कोफिशिएंट है, यानी 8 आए। तो 12 और 1 को ऐड करें तो 13, 4 और 3 को ऐड करें तो 7। ठीक है। और इसी तरह 6 और 2 को ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, 8। इसका मतलब ये हमारे पास सूटेबल फैक्टर्स है। तो 8 को मिड टर्म ब्रेक अगर करेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, मिड टर्म ब्रेक में 6p को हम रिप्लेस कर सकते हैं 6p। और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 2p, यानी दोनों के साथ p भी लगाना है आपने। तो 4p² प्लस 6p। हमेशा पहले बड़ा नंबर आप लिखें, हमेशा जो भी टाइप हो, जो भी सिचुएशन हो या काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन की, उसमें मिड टर्म ब्रेक करते वक्त पहला ग्रेटर नंबर लिखें, लार्जर नंबर लिख लीजिए, प्लस 3। अब 4p² और 6p में टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी 4 टू से भी, टू को भी जो है टू से भी डिविजिबल है, और 6 भी। अब p² और p में आप p कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये पावर 2 है, ये 1। तो दोनों में जो स्मॉलेस्ट पावर है वो कॉमन लीजिए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आएगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, इस तरह कर लें। p² है, p² में से p कॉमन ले लिए, बाकी एक p बच गया, पावर 1। प्लस अब 2p को किससे मल्टीप्लाई करें, 6p आए तो 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 2 3 ज़ा 6, p तो ऑलरेडी बाहर है, कॉमन ले चुके। तो जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, और p साथ वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपने 1 कॉमन लेना है और अंदर दोनों एक्सप्रेशन को एज इट इज ही लिख देना। अब इन दो एक्सप्रेशंस में, ये जो आपके पास पूरा एक्सप्रेशन है, इनमें दो आपके पास टर्म्स है, एक ये टर्म और दूसरी ये टर्म। इन दोनों में फैक्टर्स हैं, पहले में कितने फैक्टर्स हैं, तीन, एक 2, एक p और एक ये ब्रैकेट वाला पूरा सिंगल फैक्टर कहलाएगा, 2p+3 प्लस 1। इसके बाद 2p+3, ये आपके पास सेकेंड फैक्टर होगा, फर्स्ट जो है वो 1। तो अब जब हमने कॉमन फैक्टर लेना है तो वो हम लेंगे इनमें से 2p+3, 2p+3, यानी प्लस से पहले जो एक्सप्रेशन है उसमें 2p+3 कॉमन फैक्टर है, ये आपने 2+3 लिया। अब विद इन ब्रैकेट जो एक्सप्रेशन बच गया, जो इन थ्री फैक्टर्स में से, वो 2 और p बच गया, आपने यहाँ 2 और p लिख दिया, 2p, ये तो कॉमन लिया जा चुका, 2p+3। इसके बाद ये +1 लिखेंगे। ठीक है, क्यों, ये फैक्टर्स तो हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरह आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो याद रखिए कि जब कभी भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें तीनों टर्म्स की, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में, तो तीनों टर्म्स जो है वो आपके पास होंगी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में मिड टर्म कैसे करनी है, ये आपने इस बात के तमाम स्टेप्स को याद रखना है। 4 क्वेश्चन, 4 पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो इनमें आपने पहले, तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो है कि आप देखिए क्या तमाम थ्री टर्म्स के साइन पॉजिटिव है। यस, अगर पॉजिटिव है तो मिड टर्म करेंगे, तो उसमें जो फैक्टराइजेशन में हमारे पास फैक्टर रहेंगे तो वो दो फैक्टर चूज करें जिनका सम करने से मिड टर्म का कोफिशिएंट हमारे पास है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।